नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। इतिहास की सीरीज में आज हम विजयनगर अंपायर को देखेंगे। दक्षिण भारत में स्थापित एक बहुत विशाल हिंदू साम्राज्य जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। उस साम्राज्य के पूरे इतिहास को हम ठीक से समझेंगे और यह भी समझेंगे कि कैसे गुरु विद्यारण और भाष्यकार सायण ने प्रमुख भूमिका अदा की इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के पीछे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए देखें विजयनगर के इतिहास को। सबसे पहले मैप में हम इसकी लोकेशन देखते हैं तो मुख्यतः हम पाते हैं कि जो कृष्णा नदी है और जो तुंगभद्रा नदी है, यही इसकी सीमा रेखा को बनाती है। यानी कृष्णा नदी के दक्षिण में और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थापित यह एक साम्राज्य था। उत्तर भारत में जो मुस्लिम शासन है वह तेजी से फैल रहा था। दक्कन का जो क्षेत्र है वहां पर बहमनी सल्तनत, यह भी एक मुस्लिम शासन व्यवस्था थी, वह फैल रही थी। लेकिन जो विजयनगर साम्राज्य है वह एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य के रूप में स्थापित होता है। तो यह स्थापना कैसे हुई और इसके पीछे पूरा घटनाक्रम क्या है उसे हम समझेंगे। हम देखते हैं कि 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर वर्तमान का जो हम्पी है कर्नाटक में, उसी क्षेत्र का नाम है और यह है कहाँ? तुंगभद्रा नदी के तट पर। तो एक प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा, हम्पी किसके शासन क्षेत्र में था या हम्पी किस साम्राज्य के लिए सबसे ज्यादा फेमस था? दूसरा पूछा जाएगा, जो विजयनगर साम्राज्य है वह किस नदी के तट पर स्थित है? फिर पूछा जाएगा, इसकी स्थापना किसने की है? तो हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की है। नदी कौन सी है? तुंगभद्रा नदी। और हम्पी क्षेत्र में यह स्थापित था। लगभग 3 शताब्दियों तक यानी 1336 से लेकर 1646 तक यह साम्राज्य दक्षिण भारत में अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपनी वास्तुकला और अपने व्यापार के माध्यम से दक्षिण भारत के इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। हिंदू धर्म और हिंदू परंपराओं को बढ़ावा देने वाला यह साम्राज्य वैभवशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित होता है। इस साम्राज्य की चर्चा बड़े बड़े इतिहासकार भी करते हैं। बहुत सारे जो विदेशी यात्री हैं जो इस समय भारत में आए थे वह भी इस साम्राज्य की चर्चा करते हैं। तो हम बेस समझ लेते हैं कि यह साम्राज्य स्थापित कैसे हुआ या इतना वैभवशाली साम्राज्य किस प्रकार से स्थापित हुआ। हम देख रहे थे उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत स्थापित हो चुकी थी और दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे यह प्रयास कर रही थी कि दक्षिण भारत में वह नियंत्रण कर ले। और सबसे ज्यादा लड़ाई चल रही थी दक्कन वाले क्षेत्र को लेकर, जहां पर बाद में बहमनी साम्राज्य स्थापित हुआ और फिर बहमनी साम्राज्य 5 टुकड़ों में टूट गया। यह सारा घटनाक्रम हम देख चुके हैं। तो दिल्ली सल्तनत दक्षिण की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रही थी। वहां पर जो अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, यह कई बार हमले करते हैं और दक्षिण के काकतीय वंश, होयसल वंश, पांड्य राजवंश, इन पर अधिकार करने का प्रयास करते हैं। कई बार वह सफल भी होते हैं और इनके क्षेत्रों को जीत पाते हैं। इस तरह से उत्तर भारत से लगातार आक्रमण हो रहे थे। लेकिन क्योंकि इनकी दूरी बहुत ज्यादा थी, यानी उत्तर भारत की या हम कहें दिल्ली की जो कि राजधानी थी, उसकी दूरी बहुत ज्यादा थी दक्षिण भारत के क्षेत्रों से, इसलिए मुस्लिम शासन का एक बड़ा प्रभाव नहीं पड़ पाया। हमने यह भी देखा कि जब बहमनी साम्राज्य उदित हुआ था तो बहमनी साम्राज्य के उदय होने के पीछे जो कारण था वह यह था कि दिल्ली सल्तनत से यह लोग असंतुष्ट थे या दिल्ली सल्तनत की जो नीतियां हैं उन नीतियों से यह लोग असंतुष्ट थे। तो उस कारण से भी बहमनी साम्राज्य उदित हुआ। दक्षिण भारत में या हम कहें विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र में इनकी पकड़ और कमजोर थी। लेकिन इन सब के दौरान हम देखते हैं कि आक्रमण लगातार होते रहते हैं। हम देखते हैं कि समय होता है 1334 का। मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत में आक्रमण करता है। यहाँ जो काकतीय वंश है उस काकतीय वंश को पराजित कर देता है। ये जो आपके हरिहर और बुक्का है, यह दोनों इसी काकतीय वंश में सेना नायक थे, यानी इनकी तरफ से युद्ध लड़ते थे। काकतीय वंश समाप्त हो गया या उसका पतन हो गया, फिर यह दोनों चले गए काम्पिल में, उनकी तरफ से लड़ने लगे। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिल पर भी आक्रमण किया, काम्पिल को भी उसने नष्ट कर दिया। इस दौरान जो हरिहर और बुक्का हैं, इन दोनों को पकड़ा जाता है, इन्हें बंदी बनाया जाता है, इनको लेकर दिल्ली जाया जाता है और वहां इनसे इस्लाम स्वीकार करवाया जाता है। इस्लाम स्वीकार करने के बाद इनको दक्षिण भारत के क्षेत्र में भेजा जाता है बाद में कि यह दक्षिण भारत की जो स्थानीय शक्तियां हैं उन पर नियंत्रण करें। लेकिन इनका संपर्क हो जाता है विद्यारण स्वामी से, एक बहुत बड़े संत है, बहुत प्रमुख इनकी भूमिका है। इनके संपर्क में आने के बाद
जो हरिहर और बुक्का है वह दोनों परिवर्तित होते हैं, फिर से हिंदू धर्म में शामिल होते हैं और एक हिंदू साम्राज्य की यह स्थापना करते हैं। विजयनगर साम्राज्य में हमको कई सारे वंश मिलेंगे। बहुत डिटेल से आपको पढ़ना होगा विजयनगर साम्राज्य को, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य से लगभग हर साल या तो प्रारंभिक परीक्षा में या फिर मुख्य परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनको हम बहुत डिटेल से कवर करेंगे। एक एक चीज को, एक एक तथ्य को 360 डिग्री में एनालाइज करेंगे, जिससे किसी भी तरह का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए तो वह आपसे ना छूटे। तो विजयनगर साम्राज्य में कई सारे वंश हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले होगा संगम वंश, जिससे कनेक्टेड होंगे हरिहर और बुक्का। 1336 में इसकी स्थापना होगी और 1485 तक यह वंश लगभग 149 सालों तक शासन को संभालेगा। इसके बाद आएगा सालू वंश, इसकी स्थापना 1485 में होगी और 1505 तक यह वंश शासन को संभालेगा। लगभग 20 वर्षों का शासनकाल इसका हमें दिखेगा। इसकी स्थापना किसने की? नरसिंह सालू ने। दरअसल यह एक विद्रोही वंश के रूप में देखा जाता है, बहुत लंबे समय तक यह शासन नहीं चलाता है। अंगम वंश की जो व्यवस्था है उससे यह नाराज होते हैं और उस नाराजगी को प्रदर्शित करने के लिए एक नए वंश की स्थापना होती है। डिटेल से हम इसे कवर करेंगे। फिर स्थापना होगी तुलुव वंश की। यह 1505 से 1570 तक यानी 65 सालों तक विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था को संभालेगा। यही वह काल होता है जब विजयनगर अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है। स्वर्ण काल कहा जाता है इसे विजयनगर साम्राज्य का। बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं बनेगी जो विजयनगर साम्राज्य को बहुत महान बना देंगी। उसके बाद आएगा अरावीडु वंश। इसकी स्थापना होगी 1570 में और 1650 तक यानी लगभग 80 सालों तक यह वंश शासन को संभालेगा। इसकी स्थापना किसने की? तुरुमल या फिर तिरुमाल ने। तो यहां से भी एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। संगम वंश की स्थापना किसने की? सालू वंश की स्थापना किसने की? तुलु वंश की स्थापना किसने की? अरावीडु वंश की स्थापना किसने की? इसके साथ साथ इसका क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले संगम आएगा, संगम के बाद सालू आएगा, सालू के बाद आएगा आपका तुलु आएगा और तुलु के बाद आपका अंत में आएगा अरावीडु। तो यह क्रम भी आप ध्यान रखिएगा। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की है। सालू वंश की स्थापना नरसिंह सालू ने की है। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की है और अरावीडु वंश की स्थापना तिरुमल ने की है। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। फिर एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी कौन कौन सी राजधानियां थी? हम मुख्यतः पाते हैं कि 4 राजधानियां हैं विजयनगर साम्राज्य की। पहली राजधानी है अनेगुंडी। यह 1336 से 1343 तक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहती है। तुंगभद्रा नदी के उत्तर में यह स्थित है और प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी विजयनगर साम्राज्य को। उसके बाद इनकी सबसे फेमस राजधानी विजयनगर या फिर हम्पी, यह 1343 से लेकर 1565 तक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहती है। इसे हस्तिनावती भी कहते हैं, यानी हम्पी का एक दूसरा नाम क्या है? हस्तिनावती। और इसे विजयनगर साम्राज्य भी कहते हैं। यह साम्राज्य हम्पी में जो स्थापत्य कला का विकास हुआ है उसके लिए बहुत फेमस है। लेकिन 1565 में तालीकोटा का युद्ध होगा और तालीकोटा के युद्ध में जो आपका बहमनी साम्राज्य के वंशज हैं, यानी बहमनी साम्राज्य 5 टुकड़ों में टूट गया। उन 5 टुकड़ों ने मिलकर हमला किया विजयनगर साम्राज्य पर और विजयनगर साम्राज्य 1565 के तालीकोटा युद्ध में पराजित हो गया और इस हम्पी को नष्ट कर दिया गया। उसके बाद राजधानी बनेगी पेडुगोंडा 1565 से 1592 तक। यहाँ पर जब अरविंदु वंश प्रारंभ होगा तो उनका जो शासक है तिरुमल राय, वह इसे अपनी राजधानी बनाएगा। वर्तमान में यह आंध्र प्रदेश में हमको दिखता है। फिर अंतिम राजधानी हमको मिलेगी चंद्रगिरी। यह 1592 से 1646 तक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बना रहेगा। यह मुख्यतः हमको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर मिलता है। तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य की 4 राजधानियां हमको मिलती है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम देखें जो संगम वंश की स्थापना है वह किस प्रकार से हुई, उसकी सारी डिटेल्स को हम देखते हैं। हरिहर और बुक्का गए थे दिल्ली, यानी इनको कैद किया गया और कैद करके ले जाया गया था दिल्ली और वहां ले जाकर इनका इस्लाम में परिवर्तन करवा दिया गया था। अब पहला प्रश्न यह आजाद कैसे हुए, यानी यह कैसे दक्षिण भारत के क्षेत्र में वापस आए? तो हरिहर और बुक्का काकतीय साम्राज्य में सेनानायक थे। काकतीय साम्राज्य पराजित हुआ
यह चले गए काम्पिल। काम्पिल भी पराजित हुआ और हरिहर और बुक्का बंदी बना लिए गए। बंदी बनाने के बाद इनको दिल्ली ले जाया गया। वहां पर इनसे इस्लाम स्वीकार करवाया गया और इनको रखा गया दिल्ली सल्तनत के अधीन। यानी यह दिल्ली सल्तनत के अधीन रहकर काम करने लगे। फिर क्या हुआ, दक्षिण भारत में विद्रोह हो रहे थे और क्योंकि यह लोग दक्षिण भारत के थे तो वहां की युद्ध पद्धतियों से यह काफी हद तक वाकिफ थे। तो तुगलक ने क्या सोचा, इन्हें दक्षिण भारत के क्षेत्र में भेजा जाना चाहिए और दक्षिण भारत में जाकर यह वहां की स्थिति को नियंत्रित करेंगे। इस्लाम इनसे स्वीकार करवाया जा चुका था, तो ऐसा सोचा जा रहा था कि यह दक्षिण भारत में जाकर अपनी इस्लाम व्यवस्था को मानते हुए दिल्ली सल्तनत के प्रति समर्पित रहेंगे। तो दक्षिण भारत के क्षेत्र में यह चले गए। किस तरह से आजाद हुए वह हमने समझ लिया। अब इनकी मुलाकात होती है संत विद्यारण्य से। तो यह विद्यारण्य है कौन, इनके विषय में हम जान लेते हैं। जो आपके यह विद्यारण्य है, इनका जन्म हुआ था 1296 में और यह दक्षिण भारत के एक प्रमुख संत थे। इनका एक नाम हमको माधवाचार्य भी मिलता है और जो शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत है, यानी आत्मा और परमात्मा एक है, दोनों में अंतर नहीं है, अद्वैत वेदांत दो नहीं है, उस विचारधारा पर काम करते हैं। हालांकि अद्वैत वेदांत काफी डिटेल में हमको समझना चाहिए, एक अलग टॉपिक है, कभी हम उसे डिटेल से समझेंगे। आप सिर्फ इतना समझिए बेसिक अभी, शंकराचार्य का एक दर्शन है, वह कहते हैं आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, दोनों अलग अलग नहीं है। हर जीव में एक ही जैसी आत्मा है या एक ही आत्मा का अंश है। तो वही हो गया अद्वैत वेदांत। उसी के यह समर्थक थे या उसी विचारधारा पर यह आगे बढ़ते थे। फिर जब पहुंचे हरिहर और बुक्का दक्षिण भारत के क्षेत्र में, तो हरिहर और बुक्का को इन्होंने समझाया कि जो दिल्ली सल्तनत है वह टारगेट कर रही है हिंदू राज्यों को, यानी हिंदू राज्यों को वह नष्ट कर रही है और हरिहर और बुक्का इसी में सम्मिलित है। वह भी हिंदू राज्यों को नष्ट करने में अपना योगदान दे रहे हैं और हरिहर और बुक्का को यह समझाया कि अगर इसी तरह व्यवस्था चलती रही तो पूरा दक्षिण भारत मुस्लिम साम्राज्य के अधीन हो जाएगा और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना यानी हिंदू धर्म की जो संस्कृति है वह कभी स्थापित नहीं हो पाएगी। उन्होंने यह भी एहसास दिलवाया कि जब तक हरिहर और बुक्का दिल्ली सल्तनत के अधीन रहेंगे तब तक ना तो वह अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर पाएंगे और ना कोई स्वतंत्र राज्य बना पाएंगे। इसलिए उन्हें करना क्या चाहिए, उन्हें दक्षिण भारत के क्षेत्र में एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करनी चाहिए और यह बात उन्होंने समझाई। इसके साथ साथ जो अद्वैत वेदांत है उस वेदांत की शिक्षा भी इनको दी गई, यानी धार्मिक चेतना भी जागृत की गई और राजनीतिक मनोबल भी इनको दिया गया। तो इस तरह से यह तैयार हुए हरिहर और बुक्का। फिर इसके अलावा जो यह विद्यारण्य है, इन्होंने आर्थिक सहायता भी प्रदान की, क्योंकि नया साम्राज्य बिना आर्थिक सहयोग के और बिना सैन्य सहयोग के स्थापित नहीं हो सकता है। तो जब हरिहर और बुक्का दक्षिण के क्षेत्र में गए तो वह मुगल साम्राज्य की सेना के साथ गए थे। इन्होंने क्या किया, इनको यानी हरिहर और बुक्का को जो स्थानीय हिंदू शासक हैं, ब्राह्मण हैं, व्यापारी हैं, धनवान व्यक्ति हैं, उन सब से संपर्क करवाया। इनसे इन्हें आर्थिक सहायता मिली, सामाजिक एक्सेप्टेंस मिली, उसके साथ साथ जो साम्राज्य विस्तार करने के लिए अन्य आवश्यक चीजें थी वह चीजें भी इन्हें प्रोवाइड की गई। इस तरह से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। उसके बाद एक दूसरे व्यक्ति की हमने चर्चा की, भाष्यकार सायण। यह कौन है, ये जो आपके विद्यारण्य हैं उन्हीं के छोटे भाई हैं और यह हरिहर और बुक्का को राजनैतिक रूप से बहुत सहायता प्रदान करते हैं जब यह विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं, या हम कहें विजयनगर साम्राज्य में जो पहला युग है संगम युग, उस युग की स्थापना करते हैं। तो इनको बहुत सारे राजनीतिक निर्णय लेने में यह सहायता करते हैं और बाद में जब संगम वंश स्थापित हो जाता है तो उसके प्रधानमंत्री के रूप में भी काम करते हैं। तो दर्शन किसका था, विद्यारण्य का, और जो राजनीति है वह राजनीति किसकी थी, सायण की। तो यह आप ध्यान रखिए। यह भी संस्कृत के एक महान विद्वान थे और सबसे ज्यादा यह फेमस है, यह भाष्य लिखते हैं इस पर, वेदों पर। इन्होंने ऋग्वेद पर, यजुर्वेद पर, सामवेद पर और अथर्ववेद पर, यानी चारों वेदों पर संस्कृत में भाष्य लिखे हैं, उनको एक्सप्लेन किया है। तो यह इनकी खासियत है। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं, दर्शन का भी इनको सपोर्ट मिल रहा है, अद्वैत वेदांत, उसके साथ साथ जो वैदिक परंपरा है, वैदिक ज्ञान है, वह भी इनको मिल रहा है। इसका फायदा क्या होगा,
जब यह साम्राज्य स्थापित होगा तो उस साम्राज्य की जो विचारधारा है प्लस उस साम्राज्य की जो नीतियां हैं वह वैदिक नीतियों पर आधारित होंगी। यानी वैदिक परंपराओं से कनेक्टेड यह साम्राज्य स्थापित होगा। जो आपके यह सायण है यह भी आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। सैन्य ढांचा कैसा होना चाहिए विजयनगर साम्राज्य का उसे यह समझाते हैं और कहते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी शासन प्रणाली धर्मशास्त्रों पर आधारित होनी चाहिए और जिससे विजयनगर एक मजबूत हिंदू साम्राज्य के रूप में स्थापित हो पाए। विजयनगर को एक जो प्रशासनिक ढांचा है वह ढांचा प्रदान करने में सायण प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। यह वेदों की परंपराओं को और विजयनगर शासन व्यवस्था में जो यह वेदों का प्रभाव है उसे स्थापित करने में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। इससे विजयनगर साम्राज्य एक वैदिक साम्राज्य के आधार के रूप में या वैदिक साम्राज्य की व्यवस्थाओं के तहत स्थापित होने वाला हिंदू साम्राज्य हमको दिखता है। इसके साथ साथ सायण इनको राजकोषीय नीति बनाने में, कृषि कर की व्यवस्था बनाने में, यानी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी काफी सहायता करते हैं। बाद में जो स्थानीय राजा हैं, सामंत हैं, उन सबको भी मिलाकर एक बड़े साम्राज्य में परिवर्तित करते हैं। यानी हरिहर और बुक्का के प्रति उनका समर्थन दिलवाते हैं। इस तरह से विजयनगर साम्राज्य आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से दोनों रूपों से काफी समृद्ध बनता है। इसके साथ साथ जो इनकी धार्मिक व्यवस्था है जिसमें वह वेदों को आधार बनाते हैं और वेदों को आधार बनाकर बनाई गई नीतियों के तहत जो साम्राज्य की व्यवस्था बनती है वह व्यवस्था एक सहिष्णुता की भावना के साथ विकसित होती है। धर्मशास्त्रों को आधार बनाया जाता है। न्यायिक प्रणाली को भी धर्मशास्त्रों के आधार पर ही डिजाइन किया जाता है। मंदिरों का, शिक्षण संस्थानों का, इन सब का बहुत तेजी से विकास होता है। इन्हें राजा द्वारा संरक्षण दिया जाता है। जो बौद्धिक और धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, ज्ञान है, उनको भी काफी सपोर्ट किया जाता है और यह सब मिलकर विजयनगर साम्राज्य को एक महान साम्राज्य के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो दो व्यक्ति हैं, विद्यारण्य और सायण, दोनों अपनी नीतियों से विजयनगर साम्राज्य की जो आधारशिला रखते हैं वह इतनी मजबूत होती है कि विजयनगर साम्राज्य को दक्षिण भारत के क्षेत्र में एक बहुत विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। और ना केवल दक्षिण भारत के क्षेत्र में बल्कि पूरे भारत में एक बहुत ही ख्यातिपूर्ण साम्राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की ख्याति ना केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी अन्य क्षेत्रों में या अन्य देशों में भी फैलती है। तो इस तरह से यह दोनों भूमिका अदा करते हैं और विजयनगर साम्राज्य स्थापित होता है। अब अगला प्रश्न आपके मन में यह आ सकता है कि जो यह संगम वंश नाम पड़ा, यह नाम क्यों पड़ा? इसके पीछे जो कारण दिखता है हमको, सबसे बेसिक कारण कि जो हरिहर और बुक्का हैं, इनके पिता का नाम था संगम, तो उन्हीं के नाम पर यह संगम वंश स्थापित हो गया। इस वंश को अपनी पहचान मिली। यानी पहले यह वंश यानी संगम के पिता या इनके वंश के लोग यह काकतीय वंश के अंतर्गत रहकर काम करते थे, वहां पर सामंत थे। जब यह वंश स्थापित हुआ यानी संगम वंश स्थापित हुआ तो इन्हें भी अपनी पहचान मिली। बाद में इस वंश के अन्य लोगों ने भी इसी के नाम से यानी संगम वंश के नाम से ही अपनी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाया। तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम वंश स्थापित हुआ। स्थापित किसने किया? हरिहर और बुक्का ने। विद्यारण्य और सायण की इसमें प्रमुख भूमिका है। यानी जो विचार है संगम वंश के स्थापित होने के पीछे वह इन दोनों का ही हमें दिखता है। तो इस तरह से हमने समझा कि संगम वंश या विजयनगर साम्राज्य में स्थापित पहला वंश संगम वंश किस तरह से स्थापित हुआ और कैसे विद्यारण्य और सायण ने प्रमुख भूमिका इसमें अदा की। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।